gracious, the merciful. Respected participant, I welcome you in the ESL Academy, our online coaching class. So how are you? How are you, dear? How are you? We are going to talk about tradition and individual talent. As you have already listened to my lecture on YouTube channel, Tradition and Individual Talent. It is about T.S. Eliot, and T.S. Eliot worked as a critic, publisher, artist, poet. अगर हम T.S. Eliot के बारे में बात करें तो वो पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, पब्लिशर भी हैं, इसके अलावा वो एज क्रिटिक भी हैं. तो जो उन्होंने मेन फील्ड में काम किया है, जैसे कि एज अ क्रिटिक उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, और साथ साथ उन्होंने एज अ पोएट वेस्टलैंड, जो कि उनका एक मास्टरपीस है, बहुत अच्छी पोइट्री है उनकी, वो भी एमए इंग्लिश के सिलेबस में आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी. आज हम T.S. Eliot के जो उन्होंने क्रिटिकली अवैल्यूएट किया है पीस ऑफ आर्ट को, कि कैसे एक पोइट्री को अवैल्यूएट करे क्रिटिक, उसके बारे में जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा वैल्यूएबल है. कैन यू हियर मी? हेलो? यस, आज हम बात करेंगे कि T.S. Eliot ने कौन से पैरामीटर बताए हैं एक पीस ऑफ आर्ट को, लिटरेचर को, पोइट्री को, या कोई भी पीस ऑफ आर्ट है किसी राइटर का, उसे एवेल्यूएट करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत है जो हम उसे अपने नज़र में रखें, अपने एवेल्यूएशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. तो वो बात करते हैं कि ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट को अगर ब्लेंड किया जाए तो फिर एक बनता है मास्टरपीस, फिर एक राइटर, एक पोएट अच्छा लिख सकता है. इट मीन कि उनकी नज़र में अगर आप इंडिविजुअल आइडिया ही देते रहें, आपको कोई जानता नहीं है, आप अच्छे राइटर को हिस्टोरिकल सेंस नहीं रखते, आप जो ग्रेट मास्टर्स हैं पोइट्री के या ग्रेट लिटरेचर के मास्टर हैं, राइटर्स हैं, उनको स्टडी नहीं करते, आप अपने ही आइडिया से कुछ लिख देते हैं, या आप अपने ही आइडिया, जिधर आपके आइडिया जा रहे हैं वैसे लिखते जाते हैं, जैसे कि रोमांटिक पोएट करते हैं. रोमांटिक पोएट्स कहते हैं कि इमेजिनेशन जहाँ जहाँ लीड करती जाती है आप लिखते जाएं. You don't need to write by studying the traditions, by biography of the writers. You don't need to study the historical sense. Rather, you should write wherever your poetry leads, wherever your imagination lead. It mean according to romantic, वो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बायोग्राफी को स्टडी करें, ट्रेडिशन को स्टडी करें, या उनकी पीस ऑफ लिटरेचर को स्टडी करें जो उन्होंने ग्रैंड राइटिंग स्टाइल छोड़ा है उसको स्टडी करें. हमें ज़रूरत नहीं है. क्या कहते हैं या कौन कहते हैं ऐसे? रोमांटिक. लेकिन T.S. Eliot इसके खिलाफ हैं. वो इसके कॉन्ट्राडिक्ट आइडिया देते हैं. वो कहते हैं कि आप अच्छे पोएट नहीं बन सकते, आप खुद ब खुद अच्छे पोएट नहीं बन सकते जब तक हिस्टोरिकल सेंस नहीं रखते. हिस्टोरिकल सेंस से मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट यू आर गोइंग टू इमिटेट वॉट एवर प्रीवियस पोएट्स आर सेइंग. नो, यू शुड स्टडी देयर ग्रैंड मास्टरपीस, देयर आइडिया, their literatures, and after study their poetry, their work, their art, their painting, their style, their way of writing, और उसके बाद अपने आइडिया जो आपके आइडियाज हैं उनको उनके साथ कोरिलेट करके, उनको उनके साथ ब्लेंड करके यू हैव टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल. मीन टू से जब आप उनके आइडियाज रखते हैं, ग्रेट पोएट्स के आइडिया रखते हैं जिनके ऊपर वर्क हुआ है, जिनको एवेल्यूएट किया है अच्छे क्रिटिक्स ने, उसके बाद आप अपने आइडियाज देते हैं, तो फिर आप समथिंग ग्रेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं. खुद लिखते जाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को शामिल करते जाएंगे, अपनी से हालात को, सर्कमस्टांसेस को शामिल करते जाएंगे, डीप पर्सनलाइज नहीं करते काम को. आप अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पोइट्री के अंदर, अपने आप को डाल रहे हैं, और अपने जो हालात हैं, सर्कमस्टांसेस, अपने इश्यूज, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी वे ऑफ राइटिंग स्टाइल, जस्ट योर ओन, इट मीन यू आर नॉट अ गुड पोइट. सेकेंडली,
टीएस इलियट के बारे में यह है कि ही वॉज नॉट अ बॉर्न पोएट। ये क्योंकि इन्होंने क्रिश्चियन को लड़ते हुए देखा, क्रिश्चियन नेशन को आपस में इन्होंने वर्ल्ड वार्स देखी हैं, तो उन वर्ल्ड्स वार जो क्रिश्चियन नेशन आपस में लड़ रहे थे, जर्मनी जैसे जर्मनी फाइटिंग इंग्लैंड और जो सराउंडिंग यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आपस में लड़ रहे थे, तो ये चाहते थे कि जो क्रिश्चियन है वो यूनाइटेड हो जाएं। तो इस तरह ये कुछ थॉट्स इनकी अल्लामा इकबाल से भी मिलती जुलती है कि जैसे मुस्लिम उम्मा को वो यूनाइट करना चाहते थे, तो ये क्रिश्चियन नेशन को यूनाइट करना चाहते थे। जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में भी बताया, आई डिलीवर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट। तो ये मिनट से यूनाइट करना चाहते थे क्रिश्चियन नेशन को, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा। ये ही वॉज नॉट अ बोर्न पोएट, ही वॉज अ इंटेलेक्चुअल पोएट। तो जो बात करते हैं टीएस इलियट वो हमेशा इंटेलेक्चुअल लेवल पे करते हैं, ये पोइट्री करते हैं हेड से। जैसे जॉन डन के बारे में है कि वो अपने हेड से पोइट्री करते थे, फीलिंग से नहीं करते थे। वो कहते थे मुझे टॉपिक बताओ, आई विल राइट ऑन इट। ही डीपर्सनलाइज हिमसेल्फ, तो अपने आप को वो पर्सनलाइज नहीं करते थे। दे आर नॉट गोइंग टू शो पर्सनैलिटी इन इट बिकॉज दे आर नॉट बोर्न पोएट, दे आर इंटेलेक्चुअल पोएट। वो टॉपिक मांगते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल से लिखते हैं, अपने विट से लिखते हैं, अपनी हिस्टोरिकल सेंस जो उनके पास डेवलप्ड है, उन्होंने इतना स्टडी किया है प्रीवियस राइटर को कि उनके पास इतना नॉलेज है कि वो अपने लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे पोइट्री करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को निकाल के उससे एक्सक्लूड करके लिखते हैं। अपनी पर्सनैलिटी ही रिफ्लेक्ट नहीं करते रहते, इमेजिनेशन ही नहीं करते रहते, रैदर दे राइट थ्रू हेड। तो वो कहते हैं कि इमोशंस को रिफ्लेक्ट करना, इमेजिनेशन, इमोशंस, पैशंस को रिफ्लेक्ट करना पोइट्री के अंदर जरूरी नहीं है, बल्कि इससे एस्केप करना जरूरी है। इससे आप निकल के हट के लिखें। पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना पोइट्री के अंदर जरूरी नहीं है, उसको निकाल के लिखें। जबकि रोमांटिक क्या कहते हैं कि जो जिस तरफ आपकी इमेजिनेशन लीड करती है लिखते। जॉन कीट्स की इमेजिनेशन ब्यूटी को आइडियलाइज किया तो उसके ऊपर ही लिखते गए। वर्ड्सवर्थ ने नेचर को आइडियलाइज किया तो उसके ऊपर ही लिखता गया। जिधर जिधर उसकी इमेजिनेशन जा रही है वैसे वैसे लिखता जा रहा है। तो ये चीजों को रिजेक्ट करते हैं, ऐसी चीजों को। नो, पोइट्री इज नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी, योर थॉट, योर इमेज, योर आइडिया। रैदर you have to depersonalize yourself from poetry and you create something wonderful through your head, through your intellect. You have to depersonalize your poetry. You should totally separate your personality from your poetry. Then you create something wonderful. तो टीएस इलियट के जो ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट का जो उन्होंने ऐसे लिखा 1919 में उन्होंने ये ऐसे लिखा और इसने बहुत प्रोमिनेशन हासिल की बिकॉज ही गिव समथिंग वंडरफुल। तो यही आइडिया जो उनका है ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट ने लीड किया टूवर्ड न्यू क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म में भी यह है कि यू डोंट नीड टू गो टू द राइटर्स बायोग्राफी, थॉट, इमेज, आइडिया, हिस्ट्री। यू शुड सी समथिंग इन टेक्स्ट, depersonalize all and create something new. The same thing lead towards न्यू क्रिटिसिज्म। क्योंकि ये न्यू क्रिटिसिज्म में भी, क्योंकि वो क्रिटिकल एक क्रिटिक्स हैं, तो उनके जो आइडियाज हैं पोइट्री के बारे में या लिटरेचर के बारे में, एवेल्यूएशन के बारे में, यही न्यू क्रिटिसिज्म को जन्म देते हैं या न्यू क्रिटिसिज्म की तरफ लीड करते हैं। और इन्होंने रहनुमाई की कि न्यू क्रिटिसिज्म भी इसी बेस पे वजूद में आया, जो कि एक राइटर की पर्सनैलिटी को एक्सक्लूड करता है, उसकी हिस्ट्री को करता है, उसकी बायोग्राफी को स्टडी करने की ये ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं किसी भी पीस ऑफ आर्ट को, किसी लिटरेचर को, किसी पोइट्री को, किसी रिटन डिस्कोर्स को अगर आप एवेल्यूएट करना चाहते हो तो पोइट्री मीनिंग्स आर लाइंग इन द टेक्स्ट, मीनिंग आर लाइंग इन द इंटेंशन ऑफ द टेक्स्ट। यू कैन फाइंड फ्रॉम समथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल of the writer biography, his way, his style, his writing, all that. Rather you will write through your your head. So all that we have in a poetry, in a, you could say, work of the writers and work of art which is in front of you. तो इस तरह से हम इसको evaluate कर सकते हैं. I hope you have understood
short lecture related to T.S. Eliot in which we have discussed tradition and individual talents. तो tradition जो है और उसके individual talent को जब हम blend करेंगे तो वो कहता है कि something can be wonderful. तो ये है मेन आइडिया उसका. हिस्टोरिकल सेंस से मतलब ये नहीं है कि वो हिस्ट्री को इमिटेट करता रहे. हिस्टोरिकल सेंस से मतलब है कि हिस्ट्री का जो यूरोपियन सारा लिटरेचर है, उनके जो ग्रैंड राइटर हैं, उनकी जो थॉट्स हैं, उन मुकम्मल को स्टडी करे और उनके अंदर जो ग्रेट चीज़ें हैं उनको अपने माइंड में रखते हुए उसी उनके आइडिया को, कुछ अपने आइडिया को शामिल करके एक नया इंटेलेक्ट क्रिएट करे और नया वंडरफुल थिंग क्रिएट करे इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, आर्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग और समथिंग लाइक दैट. सो ये सारा उनका है हिस्टोरिकल सेंस है. और पास्ट को इमिटेट करना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो टी.एस. एलियट हैं वो ये नहीं कहते कि जस्ट कॉपी करते रहें. rather you have to create something new with your talent, with your individual talents, because he also included individual talent as well, not tradition only. Individual talent is also blended with it. So उनके जो वंडरफुल आइडियाज़ थे रिलेटेड टू क्रिटिसिज्म, उसने बड़ा वैल्यूएशन हासिल की, उन्होंने बड़ा एक प्रोमिनेशन हासिल की थ्रू ब्लेंडिंग टुगेदर टू थिंग्स. तो इसकी वजह से उनका एक नाम है क्रिटिसिज्म में और एज अ पोएट. एंड डेफिनेटली विल बी डिस्कसिंग अबाउट थ्रू some points. We have assignment on it. Now I'm going to share one of assignment with you. So already I have shared, I think, with you one of assignment. So let's would you study introductions of Eliot's concept of tradition? Please read it out for me. ओके, जस्ट आप ऊपर देखिएगा तो, और मैं आपको ये वन बाय वन इसको बताता हूँ. वो कहते हैं कि इलियट्स कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, आई हैव कलेक्टेड सम पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड आई हैव जस्ट formed it into one assignment. Eliot concept of tradition and individual talent is one of the more well-known work of Eliot produced in his critic capacity. It formulates Eliot influenced conceptions of the relationship between the poets and literary traditions which precedes them. तो वो क्या कहते हैं कि जो मिनट से प्रोड्यूस करते हैं, जो उन्होंने लिखा है उसके दरमियान एक लिंक बताता है कि क्रिटिक और एक पोएट के दरमियान क्या ताल्लुक होना चाहिए. T.S. Eliot was renowned literary critics as well as a poet in 1909. यानी वो पोएट भी हैं साथ क्रिटिक्स भी हैं. जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में, आपने मेरा लेक्चर यूट्यूब पे सुना है, उसमें मैंने बताया कि पोएट है, आर्टिस्ट है, राइटर है, पब्लिशर है, तो आर्टिस्ट है, वो सब कुछ है. तो उसके वो एक मल्टीपल पर्सनैलिटी है उसके अंदर. उसने स्टडी किया है. उसने, जैसे उनसे कहा जाता है कि बोर्न पोएट है. ये टी.एस. एलियट और जॉन डन ऐसे पोएट हैं कि वो कहते हैं कि हमें टॉपिक दो, हम लिख के दिखाते हैं. हमें टॉपिक दो, हम आपको लिख के दिखाते हैं उस टॉपिक पे. ये नहीं कहते कि इमेजिनेशन से लिखेंगे, इमेजिनेशन आएगी तो लिखेंगे, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन आएगी तो लिखेंगे. नो, वो कहते हैं कि हमें टॉपिक दो, हम लिख के दिखाते हैं. इसलिए इनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल पोएट. In 1919, he wrote the critical essay Tradition and Individual Talent. Ironically, in 1964 publication of lectures given in Harvard University, क्या कहते हैं? In the 1930, he labeled Traditions and Individual Talents a Juvenal's works through without denying its statement. The concepts that Eliot lays out in the essays are today's poetry of genius inescapably built on the traditions of the cultures, the forerunners in the poetries. The talent is a poet's ability to master the traditions of poetries and give it voice, a new poetry that represent the poet's current cultures. जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस पोएट को स्टडी करे, अपनी टैलेंट को यूज करे और समथिंग न्यू क्रिएट करे. बिल्कुल यही मीनिंग है इसका. आगे कहता है द पोएट्स टास्क इज टू स्टडी द मास्टर्स ऑफ अर्लियर. मीन्स जो प्रीवियस मास्टर हैं, जो पोएट हैं, जो राइटर हैं, जो ग्रैंड राइटर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरिस्टोटल से लेके प्लेटोज और उसके बाद जो जितने भी ग्रेट राइटर हैं उनके आइडियाज को कलेक्ट करे, अपने इंटेलेक्ट को बुलाए. जैसे लॉन्जाइनस कहता है मैन कैचेस फायर फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द अदर.
if you want to study, if when you study grand writers, teachers, masters, your idea will be grand. जितने बड़े टीचर से आप पढ़ते हैं उतना बड़ा आपका कंसेप्ट बनता है, जितने बड़े राइटर्स को पढ़ते हैं उतने ग्रेट आइडिया बनते हैं, जितने बड़े स्कॉलर को पढ़ते हैं उतने स्कॉलिस्टिक आइडिया आपके अंदर आते हैं. इट मीन दैट बुक्स, राइटर्स, ट्रेडिशंस और उनके जो टैलेंट्स हैं, अगर आप उनको स्टडी करते हैं तो आपके आइडिया ब्रॉड्स होते हैं. कहता द पोएट टास्क इज टू स्टडी द मास्टर्स ऑफ अर्लियर टाइम्स एंड इनकॉर्पोरेट्स जीनियस इनटू हिज वर्क. यानी उसको अपने काम में लाए, जो उनके आइडियाज को स्टडी करे उसको अपने काम में लाए और लिखे, शामिल करे अपनी रिटन वर्क में. Thereby echoing what Eliot called the mind of the Europe, the great mind of the Europe. You have to study. It means that if you want to create something wonderful, study the great mind of Europe. Poetry, the work, art, sculpture, painting, work, writing, whatever they have, you have to study and after that create something unique. आगे कहते हैं कि दो and innovative new applications to the literary endeavors. Literary endeavors, जो literary अदबी जो मीन्स कोशिश है, वर्क है, endeavors है. The notions that creates breakthrough comes only following the rigorous study of the previous masters and previously been the cornerstone of trainings in the physical arts, painting and sculpture. यानी आर्ट वर्क में, स्कल्पचर में, जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनको स्टडी करो, उसके बाद शामिल करेंगे. Ideally poetic traditions does not refer simply to what has been done in the recent past but the whole history of the art. यानी जो recent past में वो नहीं, whole history को स्टडी करना पड़ेगा, फिर आप वंडरफुल क्रिएट करेंगे, फिर आप कोई मास्टरपीस क्रिएट करेंगे. तो ये नहीं कि जैसे इमेजिनेशन को फॉलो करते जाएं, खुद ही लिखते जाएं, अपनी इमेजिनेशन को जिधर वो लेके जाए लिखते जाए, तो एक बायोग्राफी हुई. Serious poets have an obligation to familiarize themselves with the history of the poetries and doing so requires hard work. जब आपने पूरे लिटरेचर को स्टडी करना है, होमर से लेके से प्लेटो, हॉरेस, उसके बाद सोक्रेटिस, उसके बाद जितने भी बाद में उसके राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए वर्क तो चाहिए, हार्ड वर्क तो चाहिए. Merely and slavishly imitating one's immediate predecessor is not at all kind of the attention to the tradition and individual serious value. इलियट्स ये नहीं करते कि पिछले जो पोएट्स हैं उनको कॉपी करते जाएं और वैसे लिखते हैं. नो, उनको स्टडी करें, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाएं, अपनी विट को बढ़ाएं, अपनी हिस्टोरिकल सेंस को बढ़ाएं, उसके बाद उसके आइडियाज को शामिल करके समथिंग क्रिएट करें. वही बात जो मैंने बार बार की है. फिर कहते हैं सीरियस पोएट मस्ट राइट विद द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द प्रेजेंट बट आल्सो विद द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द पास्ट राइटिंग. द पास्ट राइटिंग के एस्पेक्ट भी शामिल करें, अपने भी करें, अपने आइडियाज करें, अपना नॉलेज शामिल करें, इंटेलेक्ट शामिल करें और हिस्टोरिकल सेंस को यूज करते हुए पोएट्री करें. द पोएट मस्ट समहाउ हेल्प टू इम्ब्यू द राइटिंग he does today with the awareness of the best previous writing over the hundreds and even the thousands of the years. कैसी बात की कि long past, previous past, 100,000 year का. As Eliot puts it, in a historical sense, involve a perception not only of the pastness of the past but of its present. यानी pastness of the past use नहीं सिर्फ करना, present को भी स्टडी करना कि present में contemporary writer कौन से हैं उनको भी स्टडी करें, previous को भी, अपना intellect. To properly value the poet's work, readers, critic must compare it with the best poetry that has been done before. अगर अपने वर्क को वैल्यूट करना चाहते हैं तो जो आपने वर्क किया उसको बेस्ट वर्क से प्रीवियस से वैल्यूट करें कि आपने क्या लिखा है, वो क्या लिखता है. You can't value the poet alone. You must set him for the contrast and the comparison among the dead. And really important, new work of the poetry inevitably affects our view of all the best poetry written in the past, just as we compare and contrast new work with the work of the past. So no compares and contrasts the new work to the work of the tradition canons. Our new works of the tradition canons, our view of the past work affect our view of the new works and vice versa. It means that के comparison और contrast करके आप evaluate कर सकते हैं अपने वर्क को. The focus of the best criticism should not be the life of the poet, but the actual poetry he has written. देखें जी, वो फिर बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं टी.एस. एलियट कि आप उनके पोएट को क्रिटिसाइज ना करते जाएं, उसकी पोएट्री को टेंशन में रखें. यू शुड हैव अ लुक एट हिज पोएट्री रादर देन ऑन पोएट्स बायोग्राफी और कल्चर्स लाइक दैट. लीव इट असाइड, सेट इट असाइड. To divert interest from the poet to the poet is a laudable aim,
It would conduce to the juster estimations of the actual poetry. To create a good poem, one should surrender the self. This self-sacrifice, the personality gives birth to the good poem. जब आप surrender करते हैं अपने आप को, अपनी personality को surrender करते हैं, depersonalize करते हैं वर्क को, तो something poetry create becomes wonderful. It creates something new. तो यही कुछ हमने पहले डिस्कस किया था. ओवरऑल ये कंक्लूजन पे आए. इलियट लास्ट पे आ जाएं, जहां पे इलियट्स एंड न्यू क्रिटिसिज्म. इलियट इंस्पायर्ड एंड इन्फॉर्म द मूवमेंट. जो लास्ट पे से हैंड इमोजी बनी हुई है ना, वहां पे आए जरा, वहां पे जहां पे वो क्रिटिसिज्म को इसने जैसे कहते हैं क्रिएट किया अपनी क्रिटिसिज्म के थ्रू. कहते हैं इलियट इंस्पायर्ड एंड इन्फॉर्म द मूवमेंट ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म. इलियट ने बुनियाद रखी न्यू क्रिटिसिज्म की थ्रू हिज वैल्यूएशन ऑफ वर्क. जैसे उन्होंने एक अपना आइडिया दिया ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट. दिस इज द समवट आयरनिक सिंस ही लेटर क्रिटिसाइज्ड देयर excruciatingly detailed analysis of the text, yet he does shares with them the same focus on the aesthetics and stylistic qualities of the poetry rather than on the ideological contents. The new critics resemble Eliot in their close analysis of particular passage and poems. तो इलियट्स ने जो लिखा, जो उन्होंने बात की, उसने न्यू क्रिटिसिज्म को जन्म दिया. न्यू क्रिटिसिज्म ने आइडियाज इससे लिए, क्योंकि ये भी यही कहते हैं कि राइटर को सेट असाइड करो, पर्सनालिटी को सेट असाइड करो, उसके इनर सेल्फ को करो, उसकी कल्चर को करो, उसकी बायोग्राफी को सेट असाइड करो. जस्ट इम्पर्सनलाइज होकर पोइट्री करता है तो समथिंग वंडरफुल होता है. आई होप you will like this short lecture, and in this lecture I have elaborated about T.S. Eliot, his work, his style, his tradition and individual talent, essay. Stay blessed and have a nice time. I will catch you in next lecture. Next lecture will be talking about the sociolinguistic aspect of sociolinguistics and affect society, effects on language and language effect on society will be discussing in our coming lecture. Stay blessed and have a nice day.